जगह थी सिरोही का अहिंसा सर्किल। तारीख थी 19 नवंबर 2018। कांग्रेस से टिकट कटने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में संयम लोढ़ा के नामांकन की रैली के लिए लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हुई। कुछ देर बाद इन लोगों के हाथ में संयम लोढ़ा के समर्थन में लिखे नारों के साथ उनके कटआउट्स लहराने लगे थे। इन कटआउट्स ने एकाएक इस रैली में चार चांद लगा दिए थे। ये कटआउट जब बंट रहे थे तब वहां चर्चा चल निकली कि ये कटआउट मंडवारिया के सरपंच दलपत पुरोहित ने इंट्रोड्यूस किए हैं। अब इसके पीछे का आइडिया भी दलपत पुरोहित का ही था या किसी और का, ये चर्चा और सोचने का विषय नहीं है। लेकिन 2018 में इतने करीब रहे इन्हीं दलपत पुरोहित का 2023 चुनाव से ठीक 4 महीने पहले संयम लोढ़ा का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लेना चुनावी चकल्लस का हिस्सा बन गया है। संयम लोढ़ा के लिए दलपत पुरोहित की उस समय की महत्ता का पता इसी से चल जाता है कि रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करते हुए संयम लोढ़ा के दाएं हाथ पर कोई और नहीं, खुद दलपत पुरोहित खड़े थे। जो संयम लोढ़ा की राजनीतिक सूझबूझ से वाकिफ हैं वो ये समझ सकते हैं कि अगर इतने महत्वपूर्ण समय में जब कोई आदमी संयम लोढ़ा के दाहिने हाथ पर खड़ा हुआ है तो वाकई उस समय उनका दाहिना हाथ यानी उनके लिए सबसे काम का व्यक्ति रहा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तस्वीर से संयम लोढ़ा दूसरे दिन मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाह रहे होंगे कि उनके समर्थन में कौन कौन खड़े हैं। लोगों में ये संदेश देने के पीछे की उस समय की उनकी मंशा शायद ये रही होगी कि पुरोहित के चेहरे से उस समय डाइवर्ट होने वाले वोट उनके खाते में आ जाएं और उनका चेहरा देखकर भाजपा पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़े। अब ऐसा व्यक्ति संयम लोढ़ा का साथ छोड़कर चला गया तो सिरोही के राजनीतिक गलियारों में इसके दो ही मायने लगाए जा रहे हैं। नंबर एक, जैसा कि आरोप लग रहा है और पंचायत चुनाव के परिणाम में इसका असर देखने को भी मिला, वो ये कि संयम लोढ़ा ने 2008 से 2018 तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले कार्यकर्ताओं को सत्ता में आते ही भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को खुद की तरफ मोड़ने के लिए दरकिनार करना शुरू कर दिया था और उससे मायूस पुराने कार्यकर्ताओं ने उनसे सम्मानित दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझी। यदि ये वजह है तो पिछले 3 सालों में ये पहला मामला नहीं होगा कि जब सिरोही विधानसभा में 2008 से 2019 लोकसभा चुनाव तक लोढ़ा के जो कार्यकर्ता उनके प्रति इस हद तक समर्पित थे कि उनका महिमा मंडन करते नहीं थकते और बुराई करने पर सामने वाले को संयम लोढ़ा के गुणों का बखान करके चुप करवा देने से नहीं चूकते थे। 2023 आते आते उनके नाम की चर्चा आते ही मायूस होकर बिना कुछ कहे वो जगह छोड़कर चल देते हैं। दूसरी चर्चा ये है कि ये खुद संयम लोढ़ा की सोची समझी रणनीति का नतीजा हो और उसी के तहत ये हुआ हो, जिसकी मंशा भाजपा के कोर पुरोहित वोट बैंक को भाजपा से विमुख करना। दलपत पुरोहित के भाजपा में शामिल होने की वजह दूसरी वाली है तो ये सुखद है, लेकिन काम निकलने के बाद दरकिनार कर दिए जाने की अन्य कार्यकर्ताओं की तरह पहली वाली वजह है तो ये आशंका भी है कि 2023 के चुनाव में फिर से 15 साल पुराना वाला माहौल देखने को मिले, क्योंकि ये संयम लोढ़ा के कार्यकाल में सिरोही विधानसभा के शहरी क्षेत्रों में दिए गए मोटे मोटे गड्ढों को गांवों की मिट्टी से भरने की उनकी रणनीति के लिए सेटबैक होगा। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद संयम लोढ़ा के करीबी रहे दलपत राज पुरोहित ने सिरोही में पत्रकार वार्ता की। इसमें उनसे इसी से जुड़े सवालों के जवाब पूछे गए। जी, 2018 में आप विधायक संयम लोढ़ा के साथ थे और तन मन धन से, फिर 4 साल में ऐसा क्या हुआ कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? भारतीय जनता पार्टी में मैं पहले से ही मोदी जी के कामों से प्रभावित था और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीयवादी पार्टी है और कांग्रेस में मैं था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा कांग्रेस में ऐसा लगता था कि मुझे यूँ अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो पहले से ही विचार तो चल रहा था, लेकिन संयम जी निर्दलीय थे तो उस समय हमने उनको समर्थन दे दिया कि भाई निर्दलीय है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने भी कहा था कि भाई हम समर्थन दे देंगे बीजेपी को। तो उस समय से ही विचार मेरा चल रहा था, लेकिन फिर वो कांग्रेस सरकार बनी और उन्होंने भी, तो अभी कब से लंबे समय से मैं सोच ही रहा था। फिर ये समय आया इलेक्शन का तो हमने सोचा कि भाई ये सही टाइम है, एक बार हम बीजेपी ज्वाइन करके समाज की सेवा करें
और मेरा संकल्प है कि गौ सेवा मुझे करनी है आगे, और गौ सेवा के लिए कोई ना कोई पार्टी से जुड़े रहेंगे तो व्यवस्थित तरीके से अपन अपनी बात आगे पहुंचा सकते हैं। तो इस बार चुनाव में आपकी दावेदारी रहेगी? चुनाव में दावेदारी का तो ऐसा है कि संगठन तय करता है, ये तो किसी के हाथ की बात है नहीं। अब आगे संगठन जिसको तय करेगा उसके साथ हमें रहना है। आप पतगोड़ा गौशाला से जुड़े हुए हैं जी, मैं पथमेड़ा गौशाला में सचिव हूँ। और अभी जो सरकार है कांग्रेस की है, जी अभी हाल ही में एक MOU हुआ है जी पतगोड़ा गौशाला का, जी। तो उसको लेकर के क्या आपकी वैचारिक समानताएं हैं मौजूदा विधायक के साथ? बिल्कुल, गौ सेवा की जहाँ बात आएगी, गौ सेवा के लिए जो आगे आएगा उनके साथ हम खड़े हैं। और ये MOU हुआ है तो ये तो लंबे समय के लिए हुआ है, इसमें सरकारें कई आएगी जाएगी, लेकिन MOU तो रहेगा। उसमें गौ सेवा जिसको देनी है, जो आएगा उसके साथ हम खड़े रहेंगे, और जो सेवा देगा उसके साथ ही है। क्या क्या रहेगा इसमें, क्या क्या चीजें शामिल है? इसमें तो ये है कि अभी तो सरकार ने कोई 4 करोड़ का कोई बजट भी दिया है, और इसको पूरा डेवलप करने का है, तो वो पथमेड़ा गौशाला की देख रेख में सारा काम होगा। और पथमेड़ा गौशाला एक यहाँ पे अलग से कमेटी बनाएगा, और वो कमेटी देख रेख करेगी। उस कमेटी में कौन कौन रहेगा? अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ है, बाकी महाराज जी जिसको भी तय करेंगे वो तय होगा। आप गौ सेवा से जुड़े हैं, कांग्रेस ने पथमेड़ा गौशाला का ये किया और आप कह रहे हैं कांग्रेस में मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो ऐसे कौन से मुद्दे थे जो आपको कंफर्टेबल जोन में नहीं लेके जा रहे? ये बात है कि देखो, कांग्रेस ने भी दिया है, बीजेपी में ने भी दिया है गौशाला को, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीयवाद की बात आती थी तो कांग्रेस के जो कुछ मुद्दे हैं, जैसे अभी इस सरकार में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हमें लगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार फेल हो रही है। तो ऐसे बातें हमारे सामने जब आती है तो अपने को लगता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय को नुकसान है। अगर कांग्रेस में रहेंगे तो हम राष्ट्रीयवादी नहीं कहला सकते, इसके लिए हमने बीजेपी को ज्वाइन किया। चर्चा ये है कि आप भाजपा में सीएम लोढ़ा के चेहरे के रूप में गए हैं, एक वोटों को, पुरोहित समाज के वोटों को प्रभावित करने के लिए, किसी सच्चाई? अब देखिए भाई साहब, भाजपा में जाके मैं वोटों को कैसे प्रभावित कर सकता हूँ, ये तो कोई अनपॉसिबल है। अब भाजपा के वोट तो भाजपा को ही मिलेंगे, इसमें तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर मैं निर्दलीय या कोई ऐसी बात करे तब तो ये बात भी बनती है। अब तो सीधा सीधा बात है, हमें तो भाजपा के साथ खड़ा रहना है, और मैं जिनको प्रभावित करूंगा वो सारे भाजपा में वोट आएंगे। ये तो फिर लोगों की मन गठन बातें हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ये ठीक है, संयम लोढ़ा गौशाला से जुड़े, उसके हिसाब से हमारे कोई गौशाला को लेके कभी बात हो जाए तो बात होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी राजनीति की जगह है। अभी तक तो ऐसा है कि कोई इस विषय पे हमारी बात कोई हुई नहीं है। बाकी अगर हमारा स्टैंड तो ये रहेगा कि जहाँ जनता खड़ी रहेगी वहाँ हम खड़े रहेंगे। जनता की जो इच्छा होगी, जनता का जो मूड दिखेगा वहाँ जनता के साथ में खड़ा रहूंगा। जनता का पोल तो होता नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं वो दिख जाता है कि भाई जनता का रुख किस तरफ है, तो जैसे ही जनता का रुख दिखेगा वहाँ हम खड़े रहेंगे जनता के साथ में। आप इस समय आए हैं, एक नया जिला अध्यक्ष आपको मिल चुका है, संगठन में उनका जबरदस्त विरोध चल रहा है, आप उनके समर्थन वोट में खड़े हैं? आपको इसमें ऐसा है कि सबको समर्थन में आना ही है। अगर प्रदेश ने फैसला कर दिया है तो फिर उसको मजबूती देनी है। विरोध में जो रहेंगे उनको भी कोशिश करेंगे कि संगठन के सब साथ रहे और संगठन को मजबूत करें, और संगठन को मजबूत करेंगे तभी तीनों सीट जीत सकेंगे। इसके लिए ये परिवार की कोई बातें हैं जिसमें अगर कोई 19 भी चल रहा है तो उसको भी समाधान करके सबको एक मुख्य धारा में ले आएंगे। परिवार में बात आई तो परिवारवाद का आरोप भी लगाते रहे, आप में आपके हेमंत जी बैठे वो भी लगाते रहे कि भाई आपके लिए पूर्व जिलाध्यक्ष है, परिवारवाद को बढ़ावा दिया है और वर्तमान जिलाध्यक्ष उन्हीं के डमी के रूप में उसी परिवारवाद को बढ़ावा दिया। इस विषय की तो मुझे डमी के रूप वाली तो जानकारी नहीं है। बाकी फिलहाल तो परिवारवाद ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। जिला प्रमुख है तो वो जिला प्रमुख है, अभी तो उनके जो जिला अध्यक्ष थे उनको भी चेंज कर लिया है, और आगे ऐसी कोई बात आएगी तो देखेंगे। 2 दिन पहले आपके पूर्व मंत्री मोटाराम देवासी ने दावा किया कि वह सिरोही से चुनाव लड़ेंगे। अगर उन्हें पार्टी टिकट देती है तो आप का क्या स्टैंड है? जिसको भी पार्टी टिकट देगी
और जो भी कमल का सिंबल लेके आएगा हम पूरी मजबूती से उसके साथ खड़े रहेंगे और उसको जीता के लेके आएंगे। बाहरी होगा तब भी, वो पार्टी जो तय करेगी उसके साथ रहना पड़ेगा। बाहरी होगा तब भी, वो तो जो स्थिति जिस टाइम बनेगी, जो टिकट लेके आएगा उसके साथ रहना ही पड़ेगा। संगठन के साथ है हम पूरे को पूरे। मेरे व्यक्तिगत विचार तो ये है कि गौ सेवा मेरा संकल्प है और जब भी मैं गौ माताओं को रोड के ऊपर घूमते देखता हूँ तो मेरा अंदर से बहुत यूं दुख लगता है कि सरकार चाहे वो कर सकती है, फिर भी गौ माता रोड पे क्यों घूम रही है। तो मेरा संकल्प ये है कि कैसे भी करके गौ माता के लिए ऐसी परमानेंट व्यवस्था हो जिसे किसी भी जिले में, किसी भी तहसील में, किसी भी गांव में गौ माता को, लोग आवारा कहते हैं, आवारा शब्द यूज भी नहीं करना चाहिए, वो माँ है हमारी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो कि गौ माता रोड पे घूम रही है, ऐसा कहीं दिखना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा संकल्प है। अगर सरकार बीजेपी की बनती है और बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं हमें जगह भी मिल गई तो हम ऐसा करेंगे कि भाई गौ सेवा के लिए मजबूती से हम कोई ना कोई बात रखें, ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जो परमानेंट गौ माता के लिए कहीं ना कहीं रास्ता निकले। जो आवारा कहते हैं लोग, ऐसा ये आवारा शब्द ही बंद हो जाए। तो जिनको छोड़कर आप आए हैं, उन्होंने एमओयू किया और गौ माता के लिए जो काम किए, और उनको छोड़कर आप अब भाजपा में आए हैं, तो उससे ज्यादा क्या उम्मीद करते हैं? ये है कि उन्होंने किया है वो एक सीमित दायरा है। हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इस ढंग से गौ सेवा हो और उसके लिए संगठन के साथ जुड़ेंगे तभी काम होगा। और आने वाला भविष्य बीजेपी का है और मोदी जी के राज में बीजेपी वापस 2024 भी जीतेगी, तो हम कहीं ना कहीं संगठन से जुड़े हुए रहेंगे, तो हम कहीं ना कहीं मजबूती से बात रख सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। बीफ एक्सपोर्ट में 2014 से लेकर अब तक भारत 5वें से पहले स्थान पे आ गया है। बीफ एक तरह से गौवंश का मांस ही होता है, तो फिर क्या उम्मीदें की जा सकती हैं ऐसी सरकार में? बिल्कुल उम्मीद हो सकती है, कहीं ना कहीं अगर कोई कमी रहती है तो वो समय आए सारी उसकी व्यवस्था होगी। और ऐसा भाजपा ही ऐसा एक विकल्प है जिसको राष्ट्रीयवाद और गौ माता से अपन जोड़ के उसको बढ़िया से बढ़िया भारत को आगे डेवलप कर सकते हैं। बाकी ऐसी कोई पार्टी आज की तारीख में दिख नहीं रही है। आप पिछली बार जिन चुनाव में जिनके साथ में थे, उनके साथ आपके मतभेद क्या रहे आप बता नहीं रहे हैं, लेकिन दस ने उनकी बड़ी तारीफ कर दी गई थी, तो उन्होंने बहुत बड़ा गौ सेवक, बहुत बड़ा गोभक्त बताया था, उसको क्या कहेंगे? बाकी है वो गोभक्त है, आप भी उस संस्था से जुड़े हुए हैं दस। बिल्कुल, ये कुछ समय से उन्होंने जो पदमेड़ा गौशाला के कुछ काम अटके हुए थे वो इस सरकार में उन्होंने करवाए हैं, तो इस वजह से महाराज जी ने उनकी तारीफ की थी, मैंने सुना भी था वो। तो देखो स्वाभाविक है, जो काम करता है उसकी महाराज जी, तो कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, निर्दलीय हो, महाराज जी तो जो गौ माता की सेवा करेगा उसकी तारीफ करेंगे। आप क्या मानते हैं, वो गौ सेवक और सच्चे गोभक्त? अब की बार तो काम किए हैं, बाकी तो देखो आगे तो कभी देखा नहीं, लेकिन अब की बार उन्होंने पदमेड़ा के 2-3 काम अच्छे बड़े काम निकाले। आपके पूर्व जिला अध्यक्ष जी उन्हीं गौसेवा को कल से कह रहे थे, क्या मानते हैं आप वो कल से? अब इस बारे में तो खुद के विचार है, अब उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा तो क्या होगा, अब वो तो फिर उन्हीं से आप पूछिए, इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। जो है कंस को हटाना है, आपसे ही आह्वान किया है, तो आप हटाएंगे तो जरूर, ये तो हम पूरी ताकत से लगेंगे। तो कंस को हटाएंगे या कई नाटक भी हो सकते हैं, नाटक के रूप में भी अपने आप को स्थापित करने के लिए भी गोभक्त बनने का कोई प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक फायदा लेने के लिए। दलपत जी के विचार जानना चाह रहे हैं मुझे? नहीं तो मैं तो आपको एक बार तो पहले तो दलपत जी के विचार जानेंगे, उसके बाद आपकी बारी आएगी। जी बिल्कुल, हमें तो यूं है कि अब की बार काम किए इतना पता है, बाकी अब आगे तो कभी हमने देखा नहीं उनको गौ सेवा करते। अब हो सकता है इलेक्शन नजदीक है उसके हिसाब से किए हो, उनके मन की वही जाने, बाकी अभी 2-3 काम जरूर किए। आपकी बातों में दोहरा पड़ा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि काम किए हैं, यहाँ पे बहुत विकास से काम किए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम हटाएंगे। नहीं हटाएंगे तो हटाना ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप पूछ रहे हो कि भाई पदमेड़ा के काम किए, तो वो तो सबको पता है कि काम किए, एमओयू बना है, वो तो इस सरकार में बना है, तो श्रेय उनको ही जाएगा। नहीं, आपने कहा बहुत काम किए। बहुत काम नहीं, मैंने कहा 2 काम किए, 2-3 काम जरूर किए अपनी बार, ये बात है, जिसमें पदमेड़ा के 2 काम थे और एक ये गौशाला वाला बड़ा काम हुआ है जिसमें सरकार ने सहयोग किया है, एमओयू हुआ है ये तो।